हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। मैं ओपी सर आज एक बार फिर संख्या और संख्या पद्धति का भाग 2 लेकर आपके सामने आया हूं। जैसे कि आप लोगों को भाग 1 में संख्या और संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा दिया था। जैसे मैं आप लोगों को मैं डिजिट, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, वास्तविक मान, अंक संख्या, प्राकृतिक पूर्णांक, ये सब आप लोगों को क्या किए थे हमने बता दिया था। तो उसके आगे हम आज शुरुआत करते हैं कि अब वहां से हमको उसके आगे क्या क्या संख्या पद्धति में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। अब बचा है हमारा विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम तो आप लोग सब ने पढ़ा ही होगा। देखिए, पहला होता है 2 से विभाजकता के नियम। ठीक, 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम में क्या होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 से विभाजकता का नियम होता है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या है? 2 से पूरी पूरी विभाजित है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 20, 246, 30, 400 इत्यादि। मतलब कि ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे, जिसके इकाई स्थान पे, ठीक, ये इकाई स्थान है। इकाई स्थान पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 8 हो। तो संख्या क्या होती है? वो 2 से पूरे पूरी विभाजित हो जाती है। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए, 2 का देख लिए हम लोग। अब देखते हैं 3 का। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 3 का विभाजकता का नियम देखिए क्या कहता है। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वो क्या होती है? संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 42, 207, 3453 इत्यादि सब इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो, वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें देखते हैं पहले में कि इसमें इसके संख्या का योग विभाजित हो रही है कि नहीं। तो देखिए, ये इसका योग क्या होगा? 4 2 6। 6 क्या है? 7 से पूर्णतः 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक। और 207 में दोनों को जोड़ेंगे 2 + 0 + 7, इनका योग क्या होगा? 9। तो 9 भी क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसके मतलब इनके अंकों का योग
जब 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं, इसके अंकों का योग क्या आता है, 3 3 6 और 4 5 9। 3 अंकों का योग क्या आ जा रहा है, 15। फिर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6। तो मतलब ये जो 3453 है ये भी क्या है, 3 से पूर्णतया विभाजित है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4 से विभाजकता का नियम। अगला 4 से देखिए, इसमें क्या होता है, जिस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर शून्य हो, जिस संख्या के इकाई व दहाई के स्थान पे शून्य हो अथवा उन स्थानों पर के अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित होती है तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमारा 600 200 ये सब क्या है, इसके इकाई और दहाई का स्थान पर शून्य है, तो ये क्या है, ये 4 से पूर्णतया विभाजित है। एक देखते हैं 980 624 इत्यादि। तो देखिए हमने क्या बताया कि इकाई व दहाई का स्थान पर क्या हो, शून्य हो, तो संख्या शून्य हो। तो देखिए इसमें शून्य है, इसमें भी इकाई दहाई का स्थान पर शून्य है, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखिए इसमें हम अथवा लगाकर लिखवाए हैं कि उन स्थानों से क्या तात्पर्य है कि इकाई व दहाई के स्थानों पर जो अंक है उस अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या क्या हो, 4 से विभाजित हो। देखिए इसमें 8 0 है, तो क्या है ये 80 हमारे 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। भाग लगाकर देख लेते हैं, 9 8 0 जाएगा 2 बार में, 8 1 8 2 नहीं 4 बार में जाएगा तो 16, फिर बचेगा 2 और फिर 0 आएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। तो क्या हुआ, ये संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई 4 से। और इसको देखते हैं, इसमें भी जो लास्ट का 2 अंक है वो क्या है, 4 से विभाजित होगा। तो जो जिसका इकाई और दहाई का स्थान पर शून्य हो तथा उस संख्या के इकाई व दहाई पर उपस्थित अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो संख्या क्या होती है, 4 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है 5 से विभाजित का नियम। अगला अगला 5 से विभाजित का नियम। देखिए 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो या 5 हो, शून्य हो या 5 हो, वो संख्या क्या होती है, 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा हमारा
625, 980, 625, सॉरी 625 तो लिखते हैं, 6 से लिख लेते हैं इसको, और 7, 5, 5 इत्यादि, ये सब क्या है 5 से विभाजित है। ठीक, अब 6 से आते हैं 6 के विभाजकता का नियम पे। देखिए 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या में 6 से विभाजकता का नियम को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे जिस संख्या में 2 और 3 से बारी बारी से भाग लग जाए, 2 और 3 से बारी बारी से भाग लग जाए, तो संख्या क्या होगी 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे में हमारा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 672। ठीक, तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम अभी हमने क्या बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 वो संख्या क्या होगी 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंत में या इकाई अंक क्या है 2 है, तो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। और 3 के लिए क्या बताए थे हमने, अभी 3 के लिए क्या बताया, 3 के लिए ये बताया कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो क्या होगी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसको जोड़ते हैं 6, 7, 15, 13, सॉरी 6, 7, 13, 13, 2, 15, इसका अंकों का योग क्या आया 15। अब इसको फिर अंकों को जोड़ रहे तो क्या आ रहा है 5, 1, 6, तो मतलब 6 क्या है 3 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, 6 क्या है 3 से पूर्णतया विभाजित है। इस प्रकार जो संख्या 2 और 3 से बारी बारी से पूर्णतया विभाजित होती है तो संख्या 7 से भी पूर्णतया विभाजित हो सकती है। ठीक है, 7 का देखते हैं। 7 का होता है कि सामान्य 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी, पुनरावृत्ति मतलब वही संख्या बार बार 6 बार रिपीट हो, तो वो संख्या क्या होती है 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। देखिए 6 अंकों की हो, 6 अंकों की हो और क्या हो उसकी पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब वो संख्या क्या हो वो संख्या बार बार नहीं 6 बार, कम से कम 6 बार वो रिपीट हो, वो संख्या 6 अंकी हो और वो एक ही संख्या क्या हो 6 बार रिपीट हो, तो क्या होती है 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम कुछ भी ले लीजिए 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या होगा 7 से पूर्णतया विभाजित होगा क्योंकि एक ही अंकों की 6 बार प्रवृत्ति है, यह समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति है। ठीक, इसको लेते 5, 5, 5, 5, 5, 5, इसमें भी क्या है समान 6 अंकों की पुनरावृत्ति है, तो ये भी संख्या क्या होगी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहते हैं कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा का स्थान पर शून्य हो। देखिए हमने अभी आप लोगों को 4 से विभाजकता का नियम पढ़ाया, उसमें क्या था कि सिर्फ इकाई और दहाई का स्थान पर शून्य हो या उस इकाई और दहाई के स्थान पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन सेम टू सेम 8 में क्या है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें 3 स्थान तक। ठीक है, 4 में कितना था इकाई और दहाई और 8 में इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो देखिए 8 के विभाजकता का नियम में
जिस संख्या के अंत में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या हो, शून्य हो, या इस इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या, क्या कह रहे हैं, इस सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान पर उपस्थित अंकों से बनी संख्या 8 से अगर विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1000। अब क्या हम बताएं अभी कि जिस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पर क्या है, शून्य है, तो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 1 6 8। ठीक, 2 1 6 8। अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं 7 3 2 8 इत्यादि। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। ये जो 3 अंक है, अभी क्या बताएं कि या तो जीरो हो तो जीरो तो कर लिए, या उस इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पर उपस्थित अंक क्या हो, 8 से अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, वो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर उपस्थित अंक है उससे संख्या क्या बन रही है, 168। अगर ये 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 8 1। देखिए ये 8 से जो लास्ट के 3 अंक थी वो विभाजित हो गई, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। देखिए 9 से क्या होता है, जिस तरह 3 का हमने अभी पढ़ा कि जिस तरह 3 में हमने अभी पढ़ा कि अगर दी गई संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो सेम 9 का भी होता है ऐसे ही कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल 99 है, 126 है, 72 से 81 है इत्यादि। देखिए इस 2 अंकों वाली संख्या 99 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18, 9 9 18, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9। अब ये 9 क्या है, 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 99 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं 6 2 8 1 9, तो इनके अंकों का योग क्या आ रहा है, 9। तो अगर इनके अंकों का योग 9 आ रहा है तो ये भी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको देखते हैं 8 1 9 2 11 11 7 18 11 7 18, फिर इसको जोड़ें तो क्या आ रहा है, इसका योग 9। तो जब ये भी इसका योग भी 9 आ गया तो 9 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को। अब देखिए अब अगला है 10 से विभाजकता का नियम। अगला क्या है, 10 से विभाजकता का नियम। कि 10 वाला क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई स्थान पे शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 50 40 1060
100 इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब 10 से विभाजित है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य होगा वो क्या होगी? वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं 11 से विभाजक तक का नियम। देखिए 11 और 9 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या करिएगा? इस पे स्टार लगा लीजिएगा 11 और 9 वाले पे ऐसे, और इसको एकदम रट जाइएगा, क्योंकि 11 और 9 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अधिकांश तो 11 वाला से बनता है पेपर में आप लोगों का। तो देखिए 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के सम अथवा विषम स्थान पर के, मतलब जिस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, या 11 से विभाजित हो संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कहा हमने? जिस संख्या के सम स्थानों एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, क्या बोल रहे हैं? अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 7, 6, 8, 9। देखिए हमने क्या कहा कि सम स्थान और विषम स्थान। इसमें विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये विषम स्थान है आपका, ये भी विषम स्थान है, क्योंकि ये पहले नंबर पर आ रहा है, ये दूसरे, ये तीसरे नंबर पे। सम स्थान देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा, ये और ये क्या हमारे, ये सब और ये और दोनों सम स्थान है, क्योंकि दूसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? 9, 6 और 9 15 सम स्थानों का योग हो गया। अब क्या विषम स्थानों का योग? 8 और 7 15 का अंतर, अंतर मतलब घटाना क्या हो? या 0 हो या 11 हो, तो संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब हम इसको घटा रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? हमारे 0। घटा रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? हमारा 0। तो ये संख्या क्या है? ये संख्या हमारी 11 से पूरा विभाजित है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 253। ठीक, तो देखिए ये कौन सा स्थान है? ये विषम स्थान, ये भी विषम स्थान। इसमें सिर्फ एक ही क्या है? सम स्थान है। इसमें ये एक ही क्या है? सम स्थान है। तो क्या बताएं कि विषम स्थान तथा विषम स्थानों के योग का अंतर, तो सम स्थान एक ही है 5, तो सम स्थान एक ही हो जाएगा। विषम स्थान 2 है, तो इनका योग 3, 2, 5 का अंतर 0, तो ये भी क्या होगा? 253 भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को विभाजक तक का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है? देखिए निरपेक्ष मान मतलब क्या होता है कि वो मान न ही निगेटिव होगी न ही पॉजिटिव होगी। ठीक, न ही प्लस होगा और न ही माइनस होगा। इसके लिए एक संकेत का यूज करते हैं, डबल लाइन ऐसे। तो सर इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। देखिए आप लोग, जैसे इस तरह डबल लाइन बना दिया, ये -5,
इसका मतलब क्या, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक, आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो अभी बोला कि नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा। देखिए यहाँ पर तो हम जानते हैं कि यहाँ प्लस सिंबल छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, इंडिकेट करते तब ये क्या होता है, इस नियम से ये वाला गलत होता है, लेकिन इसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो आप कहेंगे कि सर कोई धनात्मक संख्या ले लीजिए, इसको निकालेंगे तो क्या माइनस होगा, नहीं। अगर ये डबल लाइन के अंदर सम धनात्मक संख्या है तो उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो धनात्मक संख्या ही रहेगी, 5/9 ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये डबल लाइन के अंदर माइनस है, इस डबल लाइन के अंदर माइनस है तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। और 5/9 अगर डबल लाइन के अंदर है और इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है तो बाहर निकलेगा एकदम सेम ही सेम। ठीक है, सिर्फ माइनस क्या होता है, चेंज होता है। तब लोगों को क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन दे देता है कि -7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, -7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो सर -7 का निरपेक्ष मान कैसे लिखेंगे, डबल लाइन बनेंगे उसके अंदर 7, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो -7 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे परवर्ती एवं पूर्ववर्ती, देखिए बहुत बढ़िया है ये सब। पहले देखिए इसको किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं, अग्रवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, और पूर्ववर्ती भी किस किस नाम से जानते हैं, अनुवर्ती। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग परवर्ती देखते हैं, पहले परवर्ती देखते हैं। तो देखिए परवर्ती क्या होता है, ऐसी संख्या, परवर्ती में मतलब क्या, ऐसी संख्या जो अपने मूल मान से एक ज्यादा होती है। क्या, जो अपने मूल मान से एक ज्यादा होती है, मतलब क्या +1 होती है। कैसे, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 2 का परवर्ती क्या होगा, 2 का परवर्ती या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती क्या होगा। तो सर 2 का परवर्ती क्या हो जाएगा, +1, 2 +1, क्योंकि मूल मान से क्या होना चाहिए, 1 अधिक होना चाहिए। 2 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का पूछ दिया तो 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 का पूछ दिया तो 8 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब क्या, परवर्ती में क्या होना चाहिए, अपने मूल मान से एक अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती देखते हैं। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, देखिए ऐसी संख्या, पूर्ववर्ती का परिभाषा क्या, ऐसी संख्या जो अपने मूल मान से एक कम हो, जो अपने मूल मान से एक कम हो। परवर्ती में क्या था कि ऐसी संख्या जो अपने मूल मान से +1 हो। पूर्व, देखिए यहाँ पर इस पूर्व से ही क्या होता है, हमको कंफर्म हो जा रहा है, पूर्व मतलब क्या, पहले का। ठीक है, जो संख्या दिया रहेगा उससे पहले का। ठीक, तो पूर्ववर्ती का क्या होगा कि ऐसी संख्या जो अपने मूल मान से एक कम हो, क्या होती है, वो पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को पूछ दिया कि सर 10 का पूर्ववर्ती बताइए। 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 10 का पूर्ववर्ती होगा आपका 9।
क्योंकि परिभाषा क्या कहता है कि वो संख्या जो दी होगी वो अपने मूल मान से 1 कम होगी। ठीक है, एक आप लोग नोट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टार बना कर लिखिए एकदम कि किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या का, किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती का, परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल सदैव 8 से विभाजित होता है। ठीक है, सदैव किससे विभाजित होता है? 8 से विभाजित होता है। ठीक, इसको एकदम स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट, पेपर में डायरेक्ट इस क्वेश्चन बनता है कि किसी भी विषम प्राकृतिक संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, तो किससे विभाजित होगा? सीधे 8 से। ठीक, एग्जाम्पल की तरफ देख, जैसे मान लीजिए विषम संख्या 13 है, तो इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 12, परवर्ती 14। देख किससे विभाजित होगा, देखते हैं। इनका गुणनफल 8 से विभाजित हो रहा है क्या? 2 से कटाएंगे 6 बार, 2 से कटाएंगे 4 बार, 2 से कटाएंगे 7 बार। ठीक है, 2 से कटाएंगे 3 बार, कट गया पूरा पूरा। ठीक, तो क्या हुआ? ये विषम प्राकृतिक संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती हमेशा 8 से विभाजित होती है। अगला देखते हैं, आगे है परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, पहला टाइप का कैसे एग्जाम्पल आ जाएगा? 22/7, 3/5, 6/11, 13/19, सब आगे जाते चला जाएगा। दूसरा टाइप का क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश आगे। तीसरा टाइप का एग्जाम्पल कैसा आएगा? 1, 2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। चौथा में क्या हो जाएगा आपका? √4, √25, √36। ठीक है, और एक और लिख लीजिए 5वें में, जैसे 0.3 पे बार है, 0.8 पे बार है, 0.2.5 पे बार, ये सब क्या होंगी? ये आपकी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो देखिए 22/7, 3/5, 6/11, 13/19 सब क्या है? परिमेय संख्या। 2, 3, 4, 5 सब क्या है? परिमेय संख्या। 1, 2, 3, -1, -2, -3, 0, -1, 2, 3, 4 सब क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि क्या जो सभी पूर्णांक होते हैं वह परिमेय संख्या हो सकती है? तब क्या कहेंगे कि हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, एकदम कंफर्म। और ये चलिए इसको बाद में समझा रहे हैं। और ये जिसके ऊपर बार होगा वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है, अधिकांश कहाँ होती है? सब करड़ी के अंदर होती है। ठीक है, ये अधिकांश करड़ी के अंदर होती है। तो सर अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये भी तो करड़ी के अंदर है, तो क्यों परिमेय संख्या हुई है? क्वेश्चन मार्क बन रहा है दिमाग में। तो देखिए,
जो संख्या करड़ी में हो उसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है, ठीक है, उसका पूर्णतः वर्गमूल हो जा रहा है, वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे √4 का मान क्या हो जाएगा? 2, इसका 5, इसका 6। तो ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि इनका वर्गमूल हो जा रहा है। अगर वही किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। हमने अब क्या बताया कि अधिकांशतः करड़ी में होती है, लेकिन 4 भी का तो करड़ी में है, लेकिन इसका क्या हो रहा है? इसका वर्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका वर्ग हो जा रहा है तो क्या होगा? ये सॉरी वर्ग नहीं, वर्गमूल हो जा रहा है इसका। 4 का √4 का क्या होगा वर्गमूल? 2, ठीक। तो क्या होगा? ये 2 निकल जाएगा। 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या, लेकिन करड़ी में 3 नहीं निकलेगी, इसके लिए जोड़ा चाहिए। इसका जोड़ा है नहीं तो कैसे बाहर निकलेगा? तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे ये है, जैसे आप लोग को 2 प्लस करड़ी में 3, 5 प्लस करड़ी में 6, ऐसा करके आ जाए। सब क्या है होंगे? आपके अपरिमेय। ये आपका पाई आ जाए, अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि सब क्या है? आपके अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पाई तो अपरिमेय हो गया, लेकिन यह पाई का मान तो 22/7 है, ये कैसे परिमेय हो गया? तो देखिए पाई का मान अभी कुछ निर्धारित नहीं है, ठीक है। पाई का मान अभी कुछ निर्धारित नहीं हुआ है, इसीलिए अभी इसको हम लोग अपरिमेय में इसको रखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है रोमन अंक लिखना। इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए रोमन अंक कैसे लिखते हैं। जैसे आप लोग सब लोगों को मालूम होगा रोमन अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे, 7 8 9 10, ठीक है। इतना तो सबको याद होगा, इतना सबको याद होगा, और इतना इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। उसके बाद आप कहीं रोमन अंक में नहीं फंसेंगे, हम गारंटी देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नियम होते हैं जिसको हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले क्या होता है। यदि कोई, ये सब क्या है, मान लीजिए संकेत है रोमन अंक का, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो, कहाँ हो? छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो, बड़े संकेत के बाईं ओर हो, तो क्या होता है? वो हमेशा घटता है। क्या होता है? हमेशा घटता है, ठीक है। मतलब वहाँ क्या होता है? घटाना प्रतीत होता है कि जब ये बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या है तो क्या होगी? उसमें से वो घटी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लेते हैं हम, किसको ले लिया जाए? 4 को ले लिया जाए। तो 4 को कैसे लिखते हैं? 1 और 5। देखिए ये क्या है? ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो ये बाईं ओर है ना। बड़ी संख्या कहाँ है? बाईं ओर है, तो क्या है? इसमें से ये घटा हुआ है। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? 5 माइनस 1, 5 का भी 1 का आई। तो इसको फिर रोमन अंक में कैसे लिख दिया जाता है? क्योंकि यहाँ बोला गया है कि छोटा संकेत बड़े संकेत का कहाँ होगा? बाईं ओर होगा अगर घटता होगा तो ये संकेत कहाँ होगा? बड़े संकेत के बाईं ओर होगा। तो 4 का ये क्या हो गया? रोमन अंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो, कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के
कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो, ठीक, किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो क्या होगा, वो वहां पर जोड़ होता है, ठीक, वहां पर क्या होता है, उसमें जुट जाता है। जैसे मान लीजिए हम 6 को ले लेते हैं, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 5 + 1, तो 5 का रोमन अंक क्या होगा, ये भी और इसका 1, तो क्या होता है, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये क्या है, ये बड़ा अंक है 5 और एक छोटा अंक, तो क्या हुआ, ये बड़े अंक के दाईं तरफ लिखे हैं, बड़े अंक के दाईं तरफ लिखे हैं, तो क्या हो रहा है, ये भी में 1 जोड़ जा रहा है तो भी आई हो जा रहा है, तो भी आई किसका सिंबल है रोमन अंक में, 6 का, ठीक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एल का 50, 100 का सी, 500 का डी, एम का मतलब 1000, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग रोमन अंक लेकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोग रोमन अंक लिखिए 56 का, 56 का, ठीक। देखिए हम बता रहे हैं, तब देखिए यहाँ पे जो 4 से लेकर 8 तक संख्या बनी हो रोमन अंक, सब में क्या है, 5-5 दिख रहा है, सब में 5-5 दिख रहा है। अब 4 है तो क्या, 4 में से एक, 5 में से एक क्या है, घटा है, तब 4 आया है। तो अगर 4 से कोई भी संख्या हो, जैसे 400 होगी, ठीक है, या 423 होगी, इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग 500 में से क्या करेंगे, पहले इसको घटाएंगे, कितना 100, तब जगह 400 आया, क्योंकि 5 में से एक क्या करे, घटा रहे, ये सब किसके रिस्पेक्ट में लिया है, 5 के रिस्पेक्ट में लिया है। तो हम लोग भी रोमन अंक लिखते समय क्या करेंगे, 5 के रिस्पेक्ट में सबको लेंगे। अगर 4 से 8 तक के बीच की संख्या हो, 9-10 है, 9-10 दोनों को x के रिस्पेक्ट में लिया है, x वाला, तो क्या, अगर हम लोग लिखेंगे फिर 9 से बनी संख्या, तो उसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, 10 के, मतलब x सिंबल के रिस्पेक्ट में लेंगे। चलिए जैसे हमने आप लोग को 56 दिया है, ठीक है, तो 56 के लिए क्या होगा, 50 + 5 + 1, ठीक है, 50 + 5 + 1, 56 हो गया। इसको हम लोग ऐसे हिसाब से तोड़ते हैं। देखिए यहाँ हमने क्यों कहा कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्यों कहा, क्योंकि इतना ही आपका टूटेगा ही, ठीक है, इतना में आप तोड़ ही सकते हैं, समझ में आ रहा है, इतना में आप तोड़ ही सकते हैं, इसके इधर उधर नहीं आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब 50 का क्या होता है, 50 का एल होता है, 5 का भी होता है और इसका आई होता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सब जोड़ है, तो क्या होंगे, बड़ी संख्या बाएं होगी, छोटी संख्या दाएं होगी, तो एल बड़ी संख्या का सिंबल है, उससे छोटी ये है भी, उससे छोटी आई, ठीक है। अगर हम बोल दें कि आपको 99 का लिखिए, 99 को लिखिए, तो आप कह सकते हैं सर 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 का होता है, 100 का कितना होता है, 100 का होता है सी, 100 का सी माइनस आई, तो इसको सर ऐसी लिख सकते हैं, इसको, ये गलत होगा, क्योंकि हमने क्या बताया अभी कि ये किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, 10 के। जब यह 99 तो इसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, 100 - 10, अब कहाँ गए, 90 पे, प्लस अब 9 बचा है, अब 9 को किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, 10 - 1 के, तो हमारा क्या होगा 9, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 99। तो 100 को हम लोग लिखते हैं सी, 10 को x, 10 को x, तो ये माइनस है, तो जब घटता है तो कहाँ रहता है, बड़े संख्या के बाईं तरफ रहता है, छोटी संख्या यहाँ x हो जाएगा, प्लस है तो वैसे ही रहेगा। अब 10 में से एक घट रहा है, 10 में से एक घट रहा है, तो छोटी संख्या कहाँ होगी, बड़ी संख्या के पहले, बड़ी संख्या यहाँ पे,
तो 99 का क्या हो गया रोमन अंक XCIX। ठीक है, आप लोग रोमन अंक लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है, शायद इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9, 43, 90, 695 9 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। जैसे आप लोगों को बताया था स्थानीय मान लिखने के लिए, इसका स्थानीय मान क्या होगा हमारा 9 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उतना जीरो जमा देंगे, 1 2 3 4 जमा दिए। अब ये फिर इस 9 का, क्योंकि 2 9 है, इस 9 को पकड़ेंगे, इसके बाद कितने 0, इसको घटा देंगे 0, ये 10 1 9 9 8। ठीक है, इसका अंतर कितना आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इतने में, इसका ये पूछा है, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। बत्तीस 90 25 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो देखिए पहले स्थानीय मान निकालिए 2, उसके बाद जितना संख्या उतना 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 0, उसके बाद 2 जातीय मान। जातीय मान मतलब क्या बताया था आपको, जिसका जातीय मान का मतलब क्या बताया था कि स्थान परिवर्तन से क्या होता है, अंकों का मान परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि स्थानीय मान में होता है। तो इसका क्या होगा, जातीय मान 2 ही होगा, घटा दीजिएंगे 8 9 9 9 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि 2 स्टार 3 4 5, अगर 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो इस स्टार की जगह पर क्या आएगा। अगर हम आपको ऑप्शन दे देंगे कि 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, तो आप इसमें से किसको लगा सकते हैं। तो देखिए 9 से विभाजकता का नियम अभी हमने क्या बताया कि जब सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या हो 9 हो, तो क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए इन दोनों संख्या के अंकों का योग क्या है 9, तो संख्या क्या करेंगे हटा देंगे क्योंकि ये विभाजित हो गई। अब बची ये 3 संख्या, अब बची ये 3 संख्या, तो इसका योग क्या हुआ 3 2 5। अब ऑप्शन से किसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो सर यहाँ अगर 4 को जोड़ देंगे हम 5 में तो यह 9 हो जाएगा। क्यों बच्चों ठीक कर रहे हैं, 9 हो जाएगा। यहाँ 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए उपयुक्त होगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि 4 है। ठीक, नेक्स्ट है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए अब चलिए आपको हम बड़ी से बड़ी लगता है कि यहाँ पे नहीं बता पाए, लग रहा है कि ये इसको देख लेते हैं, यहाँ पर रहा। ठीक, देखिए बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को लिखना है। अगर जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है उतना हम 9 लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो कितना 9 हो जाएगा 3। अगर 4 अंकों की तो 4 9, 2 अंकों की तो 99। अगर छोटे से छोटे संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, जितना अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहेगा उससे एक कम 0 लगाकर 1 लगा देंगे। जैसे अगर कह दिया कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब 2 से 1 कम क्या है 1, तो 1 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 लगा देंगे। अगर 4 अंकों की कहा, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की क्या 4 से 1 कम, मतलब 3 0 और 1। ठीक है, 6 अंकों की कहेगा तो 1 2 3 4 5 0 और फिर 1, ये सब क्या होगी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आप लोगों का,
कहाँ गया, यहाँ रहा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आप लोगों का कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तभी हमने बताया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। आप कितना 9 लिखेंगे, 4 9 लिखेंगे। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 3 0 लिख देंगे और 1, इसको घटा देंगे 9 9 9 और ये 8। इनका अंतर क्या हो गया, 8999। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका हम आप लोगों को कल अगले वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे नवोदय का चल रहा है क्लास। आप आकर पढ़िए और पेपर को बढ़िया से करिए। ठीक है, धन्यवाद।